कहने का मतलब है कि अगर डेली आपको कुछ कहा जाता है और उस पर उसी दिन काम कर लिया जाए तो एक चीज नई ऐड होती है कि चलो हमने एक होमवर्क टाइप जो आपको देते हैं उस पर कुछ ना कुछ एक नई चीज आपको करनी चाहिए। इससे जरूरी अगर कोई काम है तो बता दो। इन 2 सालों में अगर इससे जरूरी कोई काम हुआ तो फिर आप जहां हो वहीं रहोगे। अपने जीवन को बनाने के लिए 2 साल देना कोई बड़ी बात नहीं। हम्म। ये कुरुक्षेत्र मैगजीन जून 2023 जल संरक्षण पे पूरा है। और जुलाई वाली सतत कृषि विकास। इनको आपको अब जैसे मैंने कल एक टॉपिक बताया था आपको कि फॉरेस्ट जो है रेनफॉल को बढ़ाते हैं। मैंने कुदरती कल जाकर देखा तो ये मिली मुझे। तो वनीकरण और जल संवर्धन एक पूरा चैप्टर है इसमें। समझे मेरी बात? यानी कि इसका मतलब फॉरेस्ट में और वाटर कंजर्वेशन में वन अन्य वनस्पतियों की तुलना में अधिक नमी का वाष्पीकरण करते हैं। मैंने कहा रेनफॉल और फॉरेस्ट में करेक्शन है। इससे जल चक्र सुदृढ़ होता। वन घनत्व अधिक होने के बाद भूस्खलन जैसे मैंने कल बताया था, भूमि का कटाव, मृदा अपरदन, भूमि कटाव पर रोक लगती है। ठीक है। इससे प्रत्यक्ष रूप में भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। मैंने यही तो बताया था कि जब पानी स्पीड से नहीं चलता, जब कोई अवरोध नहीं होगा तो पानी सरफेस को काटेगा भी और तेज दौड़ेगा। लेकिन जब पेड़ होंगे, वनस्पति होंगी तो पानी की बहने की स्पीड कम होगी और वो वहां पे रुकेगा। उससे क्या होगा? भूमि का जल स्तर बढ़ेगा। यही नहीं, वन ठंडी हवाओं, आंधी, तूफान इत्यादि को रोकने में भी सहायक है। जो वन है, फिर ऐसा मान लो ये फॉरेस्ट है, छोटे छोटे कुछ हैं बीच बीच में और ग्रासेस हैं। तो जो फॉरेस्ट जो है तो वाटर फ्लो करेगा या बहुत तेज आंधी आएगी। ठीक है। ठंडी हवाएं आएंगी। लेकिन वहां के जलवायु को वन जो है एक तरीके से क्या करते हैं, रहने लायक। मैं आपको ये छोटे छोटे बातें क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो आंसर हो या आपकी जो सोच हो उसके अंदर कोई ऐसा आयाम नहीं छुपी। क्योंकि अगर किताब में पढ़ के आपने फॉरेस्ट के बारे में लिखा तो वही जो आम चीजें जो किताबी चीजें होती हैं वो सब होंगी। तो आपके वर्क में ओरिजिनल किताब आएगी जब आप चीजों को किस तरीके से देखो। एक ऐसे ही एक टाइप की वनस्पति होगी जिसको मैनग्रोव्स कहते हैं। सुना मैनग्रोव फॉरेस्ट? इस पे शॉर्ट नोट आता है। कौन बताएगा मैनग्रोव फॉरेस्ट?
4 7 8 10 15 बच्चे रह गए शुरू वाले भी 100 के आसपास रहे। अगर ये नहीं श्रीलंका है, इधर जो है अंडमान निकोबार और इधर आपके ठीक है। तो ये आपका पूरा ये एरिया है। ये माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट के साथ साथ इसका कुछ रीजन जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अभी बताएंगे आप। ये जो रीजन है आप इधर बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ये जो रीजन है यहाँ पे भगवान ने सर पीट लेता होगा कि मेरे नाम पे लोग नाचते हैं, मतलब अपना सारा काम कर रहे हैं, इस भीड़ में एक भी जानकारी नहीं है। ये हार्ट अटैक से कोई मरी हो, बूढ़ा आदमी घर में सोया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, घर की खिड़कियां भी हिल जाती हैं। कबीर भी कह मुल्ला जो है उसमें बोलते हैं नमाज पढ़ता है, मंदिर वाले करते हैं कि खुदा कोई बहरा थोड़ी नहीं, वो भोले का और उनका तो ऐसा उन्होंने सत्यानाश कर दिया जो मतलब भोले के नाम तो कोई गाना मान लो जो मन करे ऐसा, क्यों के नाम पे। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बस वो भोले जोड़ दो अब भाई, भले ही लास्ट कुछ भी कह दो, देश खतरे में है। तो ये जो एरिया है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इसको ये यहाँ पे एक जगह है सुंदरबन, तो इस एरिया में जो कोस्टल एरिया है, खासकर जहाँ जितना भी कोस्टल एरिया है यहाँ पे ज्यादा, बाकी जितना भी कोस्टल इशू बोलते हैं कोस्टल एरिया में, इसको कोस्ट बोलते हैं, तटीय तट। ये भारत की जो है तटीय सीमा है, ये सब ये सब ये हमारे कोस्ट है।
तो जो कोस्टल एरियाज वहां पे खासकर सुंदरबन डेल्टा, जहां पे गंगा, खासकर गंगा नदी वहां जाके बिल्कुल धीमी हो जाती है। ये हिमालय की तरफ फिर भयंकर प्रवाह में चलती है, इलाहाबाद में समतल है, और उसके बाद जाके वहां पे बहुत गहराई कम है, और वहां पे नदी है वो कई भागों में बट जाती है छोटे छोटे, जिससे आपका ये नदी आई यहाँ पे ऐसे, ऐसे बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे बीच में, हम तुम यहाँ पे देखते हो तो नदी में पानी कम हो जाता है, बीच में जमीन दिखती है, फिर साइड में कहीं पानी दिखता है, फिर थोड़ा सा कहीं जमीन दिखती है, तो बीच बीच में जहाँ भूमि ऊंची है मिट्टी का जमाव ज्यादा हो जाता है, वहां पे डेल्टा के सेब मुझे पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी के, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेब के ये पढ़ने पड़ेंगे आपके, डेल्टा के सेब कौन कौन से, ठीक है, सेब सुख देखना, जिस जिस तरह का दिखता है उसी के आधार पर उसका सेब का नाम दिया जाता है। यहाँ पे जब पानी का सिस्टम धीरे हो जाती है तो सेडिमेंटेशन की रेट बढ़ जाती है। सेडिमेंटेशन समझते हो क्या? अवसाद, अवसादन, अवसादन यानी कि जो जो लोड लेके आती है रिवर, वो जो लोड है, अब पानी में इतनी स्पीड नहीं होती, उस लोड को बहुत लंबे दूर तक वो कैरी करके आगे ले जा सकते। जब पहाड़ में ऊपर से आती है तो बड़े बड़े पत्थरों को लुका लेके लेके आया, क्योंकि उसमें जो रिवर होती है वो यंग होती है, जहां भी वैली रीजन, बी शेप यू शेप की वैलीज में जब पानी जाता है तो एरिया कम होता है और स्पीड ज्यादा होती है, तो उसमें बड़ी बड़ी चीजों को वो हटा देते हैं। लेकिन जो गंगेटिक जो रीजन है, डेल्टाइक रीजन में जो स्पीड धीरे हो जाती है तो सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है, और उस सेडिमेंटेशन से एक स्थल आकृति बनती है, लैंडफॉर्म बनता है, जिसको आप डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा वो रीजन है, ना तो पानी है और ना वो कोई तरह से सूखा है, वो दलदली एरिया होता है, और इन दलदली एरिया के अंदर एक खास तरह की वनस्पति उगती है, क्योंकि यहाँ पे खारा पानी और मीठा पानी दोनों का सम्मिश्रण होता है। जैसे कभी जाओ आप, मैं तो नहीं गया हूँ, छठ पूजा कहाँ पे होती है? बंगाल के पास जगह है, कौन सा सागर है वो? गंगा से, तो बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ सब देखने को मिलेगा। गंगा सागर के लोग नहाने के लिए, लोग स्नान के लिए जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं, बिहार के लोग ज्यादा गंगा सागर। तो आप वहां जब जाओगे तो आपको जो मैं कह रहा हूँ सब प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, वहां की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। वो खारा पानी और मीठा पानी का एक बीच का जो एरिया रहता है, उस एरिया में खासकर वनस्पति जिसको हम मैंग्रोव कहते हैं। तो इस पे आपका एक शॉर्ट नोट लिख लो, नोट कर लो इसको। 150 वर्ड में मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपको आंसर तैयार करना, और उसमें भारत का नक्शा भी होना चाहिए जहां आप उसको दर्शाओगे। जरूरी नहीं कि जब आपको डेल्टा दिखाना हो तो ये इस भारत के दिन तो नहीं है, फिर आप नहीं समझे मेरी बात। आपको नक्शा जब बनाना है तो ऐसे कोशिश करो कि हर रोज वर्ल्ड के मैप की और इंडिया के मैप की प्रैक्टिस कम से कम 10 मिनट इस पे भी लगाए, और आपका 1 मिनट के अंदर अंदर आपका मैप मत बनना चाहिए, 40 सेकंड या 1 मिनट। तो आपको मैप बनाने की कला ये आनी चाहिए कि मुझे कौन सा रीजन दिखाना है। मान लो अगर हमें इस रीजन को दिखाना ही नहीं है, इसको बनाने की जरूरत क्या है? आप ये वाला रीजन बनाइए, लेकिन लगना चाहिए कि इंडिया का मैप बिना दिखे, दिखना तो है नीचे इंडियन मैप शोइंग। तो आपको जो ज्योग्राफी की एटलस में जाके या गूगल से आपको सुंदरबन डेल्टा कहाँ की लोकेशन है, वो लोकेशन में आपको इंडिया का मैप बनाना है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको इंडिया का मैप बनाना ही बनाना है। सोयल ऑफ इंडिया लिखोगे आप तो इंडिया का मैप
बनाना ही बनाना है। फॉरेस्ट लिखोगे तो इंडिया का मैप बनाना ही बना। इंडिया का जब मैप बनाते हो उस समय आपको श्रीलंका, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी नहीं भूलना है। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि इनको दिमाग में नहीं रहते। तो ये चीजें आपको बनानी, मैप के अंदर एक रोज बनाओगे तो इनको भूलोगे नहीं फिर आप। कभी कभी क्या जल्दी में जो है इंडिया के मैप में छूट जाता है, तो नेगेटिव पॉइंट जाता है। ठीक है, तो इंडिया की सारी टेरिटरी आपको पता होना चाहिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट, आपको क्वेश्चन क्या लिखना है कि मैंग्रोव वनस्पति क्या है, व्हाट आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट। गिव एन अकाउंट ऑफ गिव एन अकाउंट ऑफ इकोलॉजिकल हैजर्ड्स, इकोलॉजिकल hazards, hazard समझते हो, समस्या, इकोलॉजिकल hazards faced by the mangrove vegetation, faced by the mangrove vegetation in coastal regions of India, coastal regions of India। क्या है मैंग्रोव वनस्पति, क्या है भारत के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति द्वारा, मैंग्रोव वनस्पति को जो क्या है, जो इकोलॉजिकल यानी कि जो पारिस्थितिक हैजर्ड को क्या कहोगे, पारिस्थितिक जो संकट है, ठीक है, उसके बारे में बता। इसमें जब आप मैंग्रोव पढ़ोगे, आपको मैंग्रोव प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ये प्रीलिम्स की बात है। इस वनस्पति की खासियत क्या है, ये प्रीलिम्स की बात है। कितना परसेंट एरिया भारत का मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाते हैं, ये मेन प्रीलिम्स की बात है। जब आप पढ़ते हो तो आपको छटनी करनी आनी चाहिए। आपके जो नोट्स हैं उसमें आप पेन दो कलर यूज कर सकते हो, कि मैं जो ब्लैक कलर से लिखूंगा प्रीलिम्स की बात होगी, और जो मैं ब्लू से या दूसरे कलर से लिख रहा हूँ बाकी सब मेंस की बात हो, तो वो सब आपको भी एक डिस्टिंक्शन करना आएगा। प्रीलिम्स को मेन की तैयारी को अलग करने की जरूरत नहीं कि अब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर। तो जो डेटा वाला पार्ट है, कौन कौन से एरियाज, किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति मिलती है, मैंग्रोव वनस्पति के 4-5 राज्य डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखने हैं। ये सब बातें जो है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आप मैंग्रोव को करोगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंग्रोव मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में वो वनस्पति होती है, इनमें एक खास, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कई बार, जो मैंग्रोव वनस्पति है उनकी खास बात क्या होती है, इनमें जो रूट्स होती हैं वो जमीन के ऊपर आती है, मतलब इस तरह की रूट्स होती है इनकी, और उनमें ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। इन रूट्स को रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। श्वसन, जो भी लिखा होगा पेपर में, रेस्पिरेटरी रूट मिलती है। रूट किधर जाती है, जिधर ग्रेविटी होती है। लिसन थे मेरी बात, रूट का मूवमेंट क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे जाती है तो जमीन के, तो ऐसी जो चीजें हैं जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में चलती है, उनको कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली
जियोट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब जो चीज मूवमेंट करती है, ट्रॉपिक मीन्स विच इज मूविंग, जियो मीन्स अर्थ, पॉजिटिव का मतलब ग्रेविटी, जिधर ग्रेविटी की डायरेक्शन में जो चीज मूव करेगी, जो रूट्स हैं वो क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। जो आपका स्टेम होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, यानी कि वो ग्रेविटी की दिशा से विपरीत ऊपर जाता है। यस और नॉट? जो तना है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, वो उसका जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, बढ़ने का, कोई भी तना नीचे की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, अगेंस्ट द जियोट्रॉपिक। लेकिन ये जो रूट है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं है, कैसी है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। इनकी खासियत क्या है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूव होती है, यानी कि ये रूट होते हुए भी ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। एक तो खासियत ये है। तो मैंग्रोव में नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स होती है। रूट्स जो है जमीन के ऊपर आती है, रूट अक्सर होती है कहां पे, जमीन के नीचे। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो श्वसन करती है, रेस्पिरेटरी रूट्स होती है। कैसी रूट्स होती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स। कैसी रूट्स होती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी रूट किन किन पौधों में मिलती है, आपको मैंग्रोव। ये जो भी मैरीन पोल्यूशन होगा, कोस्टल जो पोल्यूशन होगा, जो शहर बसे हुए हैं कोस्ट के तटों के साथ साथ, उनके गंदे नाले, तटों के साथ साथ जो कारखाने हैं, और जो पानी में चलने वाले जहाज है, बंदरगाह है, उनसे रिसने वाला तेल या कोई ऐसी चीजें हैं, यानी कि इंसान की जो एक्टिविटीज है, मनुष्य की जो एक्टिविटीज हैं, वो दिन प्रतिदिन इन फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा है। टूरिज्म है, टूरिज्म को अच्छी चीज थोड़ी है। और टूरिज्म का सबसे बड़ा क्या हुआ कि आज यहाँ शिमला में आप जाते थे, कुछ शिमला आप शिमला थोड़ी ना, कुछ ठीक है आप जाइए घूमे माल रोड पे, लेकिन जो क्लाइमेटिक कंडीशन शिमला की थी वो आज वैसे, वहां भी सर पंखे चलते मिल सकते, लोग पहले अलग तरीके जाते, जैसे ये केदारनाथ की मूवी आई हो, केदारनाथ पे श्रद्धा के बजाय लोग सैलानी होते जाते, तो वहां पे होटल्स बने हैं, वहां पे धर्मशालाएं बनी है, और जो हो रहा है वो तो सदियों से होता है, अब तो नया नहीं हो रहा है। केदारनाथ में जो हुआ है वो इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि हम उनकी वहां चले गए, सदियों से लैंडस्लाइड होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेसेस होते, लेकिन इंसान ने लैंडस्लाइड को बढ़ा दिया। जो लैंडस्लाइड 20 साल के बाद होनी थी वो आज 5 साल, क्योंकि आपने वहां से रोड निकाल दिया, वहां आपने नदी के सारे 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 होटल्स बना दिए लोगों को रुकने के लिए, रिवर रिवर व्यू वाले, और जब पानी आया तो पूरा रिवर के अंदर देखे ना न्यूज में, जो रिवर के साथ साथ जितने भी होटल्स बने थे वो सारे के सारे रिवर के अंदर ही चले। तो जो रिवर व्यू ले रहे थे वो उनको बिल्कुल ही व्यू मिल गया है, अपन रात को कुछ ठहरा मिल गया नहीं। तो ये तो ये टूरिज्म, इसके जो एक्सेस है, टूरिज्म ये भी लिखना पड़ेगा आपको। अगर टूरिज्म का क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा कि टूरिज्म से बेहतर चीज टूरिज्म, लेकिन टूरिज्म को किन एरियाज में कितना करना है, क्या होना है, ये सब करना। तो केदारनाथ की घटना कोई अपने आप में कोई नई घटना नहीं है,
नेचर में ये सब होती रहती है। मान लो शेर जंगल में घूमता ही रहता है और मैं अपना घर जंगल में बना लूं और शेर मेरे घर में घुस जाए, तो रीजन नहीं मेरी बात, वो नेचुरल। मतलब हाथी आया और उसने सब झोपड़ झापड़ी तोड़ मारी, ठीक है, तो हाथी गलती थोड़ी ना, वो तो ये करता ही रहता है। पेड़ आया, पेड़ को तोड़ दिया, कुछ आया उसको तोड़ दिया, उसके रास्ते में जो आएगा उसको नेचुरल है। हम उसकी हद में गए हैं, नहीं तो वो हमारे पास है। तो इंसान उधर गए इसलिए केदारनाथ याद आता है, तुलसी पर याद आता है। तो मैं सभी को मुझे टूरिज्म जो है ना थोड़ा ऐसे टाइम पे जाना चाहिए जहाँ जिस मेरे जैसे माता है, वैष्णो माता है, कोई भी जहाँ पे जिस सीजन में सबसे कम लोग जाते हैं उसका आपको चुनाव करना चाहिए। ये लो, जिस डेट में उस मंदिर में कोई नहीं जाता हो, जिस बार में उस बार को चुनो, तो भगवान का बड़ा आराम से शांति कर सकते। अगर आप नवरात्रि में चले गए किसी माता के मंदिर में, तो आपको भीड़ ही ले जाएगी, और वहां पे आप जो भी आप 150, 250, 500 का सामान खरीद गए वो आपसे छीन लिया जाएगा और बस ऐसे ले लिया जाएगा और आपको धक्के मार के निकाल, आप दर्शन नहीं मिलेगा। मरने के चांस भी बहुत ज्यादा हो गए। किसी महिला के छोटा बच्चा है, लोग पगला जाते हैं, बरसाना जाते हैं और जहाँ मंदिरों में जाते हैं जन्माष्टमी वाले के लिए। मतलब इससे बड़ा पगला का लोग क्या है, ईश्वर को रोज है, जन्माष्टमी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर जब श्री 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 फुर्सत में है, जब आराम से खाओ, बैठो, दर्शन करो, है कभी नहीं। मंदिरों में कुछ दिन तो बिल्कुल नहीं जाते, सिर्फ पर खास दिन पर, जैसे सोमवार वाले दिन मंदिर में पहुंच जाओ, जहाँ जैसे आगरा में कैलाश मंदिर, वहां पे मंगल सोमवार वाले दिन बहुत भयंकर वाली भीड़ लगती है, तो सोमवार को बच जाओ। लेकिन लोग सोमवार को जाएंगे, क्यों लगता है सोमवार कुछ खास बात, भगवान ने कोई वार नहीं लिखा, सब उसके सारे वार उसी के बनाए हैं, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। तो जो समझदार आदमी कभी भी अपनी फैमिली को लेके, आगे आपकी फैमिलीज भी आएंगी, आप फैमिली के हेड होंगे, तो कभी अपनी फैमिली को क्राइसिस में मत डालो। अगर जाना है दर्शन करने तो उस सीजन का, उस टाइम का इंतजार करना जहां सबसे कम लोग जाते। आप जाइए, आराम से जाइए, आराम से देखो, ठीक है। तो ये सुंदरबन जो डेल्टा है, इसमें इकोलॉजिकल हैजर्ड्स बहुत भयंकर वाले हैं। और इस एरिया में मैंग्रोव जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब मैंग्रोव खत्म होने से हुआ क्या है, ये बिल्कुल ऐसे लगा लो जैसे मैंने अभी कहा कि जो जो कोस्ट है, उस कोस्ट की बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री है। अगर सुनामी की जो रोज लहरें आती, वो उन लहरों की तपाड़ कौन झेलता है, मैंग्रोव झेलता। वो उसके अंदर नेचुरल कैपेसिटी है, सदियों से, हजारों लाखों सालों से करता आया है। सुनामी से जो नुकसान हो भारत, उसका सबसे मुख्य कारण ये था, उड़ीसा और इनके जो रीजन्स हैं उनके अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट बिल्कुल खत्म हो। तो अब जो है पानी का जो भी बहाव आता है, जो भी वाटर वेव्स आती हैं, उन वेव्स को रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है तटीय क्षेत्र में और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों का जीवन बंजारू जैसा हो। ईस्टर्न यूपी में और बिहार में कुछ एरिया ऐसे हैं तराई के जहां हर साल घर बनाए गए, पानी आया बह गया, किसान ने फिर ले दे के कहीं से झोपड़ी बनाई, फिर पानी आया फिर बह गया। तो ऐसे लोगों का जीवन जो है उतना खतरे में है। तो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स, उनको नेचुरल जितने भी चीजें हैं उनकी हद में जाने से बचना चाहिए। अगर कोई रिवर है,
रिवर का एक कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? तो ये रिवर है, कितने किलोमीटर दूर से इसका पानी बह के आता है, ये इसका कैचमेंट एरिया है। ठीक है, एक वर्ड आएगा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या है? वो एरिया जहां से उस नदी के अंदर पानी बह के आए। अगर इस कैचमेंट एरिया में तुम खेती करोगे तो नेचुरली है, वो बर्बादी होनी ही होगी। इसमें तुम सेटलमेंट बनाओगे, नुकसान होना ही। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है कभी भी रिवर्स के कैचमेंट एरिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी सीमा है, वो उसकी हद है। नदी जब चाहे जी चाहे वहां जाए। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये एरिया कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया में अगर हमने फसल उगाई तो वहां पानी आगे बर्बाद हो गया, फिर हम रो रहे हैं। नेचुरल है, तो पता ही था आपको ये होना ही तय है। तो लोग, ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा हो रखी है, प्रेशर हो गया है, तो ऐसे जमीन घेर रखी है लोगों ने। तो जितनी प्रॉब्लम आ रही है ईस्टर्न यूपी में और बिहार में, वहां गरीबी का मुख्य कारण ये भी कि वहां पे हर साल उनको नया सेटलमेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि उनका ये पता ही नहीं है कि टीवी फ्रिज खरीदने का तो दूर दूर तक उनका कोई नहीं है। बस वो दो चार पांच बर्तन, एक चारपाई और कुछ बिस्तर उनके पास होते होंगे, बाकी उनके पास कुछ खोने को, जब बरसात आती है तो सब बह जाता है। ठीक है, तो मैनग्रोव जो एरिया है, ये सारा एरिया मैनग्रोव का है, यहाँ ज्यादा है। पूरा जो एरिया है, इन एरियाज में, जैसे अभी इन्होंने ये बात बताई ना कि हवाओं से, पानी से पेड़ रक्षा करते हैं। एक प्राकृतिक वन मिट्टी की सतह को ढककर मृदा संरक्षण के साथ पानी को जमीन तक पहुंचने में रक्त धमनियों की तरह कार्य करता है। ये इन चीजों को आप पढ़ा, ये जो मैगजीन्स हैं इसमें कितने पेज होंगे? मुश्किल से इसमें 50 पेज होंगे। एक महीने में आराम से 50 पेज है इसमें सारे। इसको तो ये दो इश्यूज हैं, मैं आपको दूंगा, आप इसको चाहे फोटो खींच लो, चाहे आप खरीद लो, इनको मिल जाए तो ये दोनों इश्यूज आप ले लो। आपसे आपके बहुत सारे सवाल के जवाब इसमें मिलेंगे। बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, नई चीजें, बहुत सारी गवर्नमेंट की इसमें मैगजीन में वो मिलेंगी, कहानियां मिलेंगी, डाटा मिलेंगे इसमें। अब इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसकी फोटो चाहे खींच ही लो आप। भारत की परंपराओं में जल संचय, यानी कि ट्रेडिशनल को खींच के ग्रुप में डाल देना, सब लोग होंगे। ये अपने आप में एक नया टॉपिक है। अगर आपने इन चीजों को अपने आंसर पे डाला तो एक नया बना है। ठीक है, मेघालय, दक्षिणी बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, इनमें जो ट्रेडिशनल तरीके से जो जल संरक्षण होता है उनका इन्होंने उस पे, से आपका यूपी का इस पे है। तो अगर आपने यूपी में वाटर का यूज आपने कुछ लिखा, अगर आपने ये वाली चीज डाली, उसको बॉक्स में बंद कर दिया या आपने उसको अंडरलाइन किया, ये चीजें काम आने वाली। मेघालय में बांस की नाली, तो 200 साल पुरानी तकनीक है कि बांस की नालियों से जो पानी जो है दूर दूर तक ले जाया जाता है। इसको जब आप पूरा पढ़ोगे, आपसे लोग इसको प्रिंट आउट निकाल लें, प्रिंट आउट क्या, इसको नोट कर, और जब अपने हाथ से आप लिखोगे इसको, और इसमें जैसे दक्षिणी बिहार में आहर पाइन प्रणाली को, अब मैंने इसके पहले कभी नाम नहीं सुना, मैंने पहली बार सुना। राजस्थान में कुएं, बावड़ियां, और गुजरात के वाव,
तो ये चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से लोग काम करते थे, वाटर का निर्वेशन करते थे। तो आप जब मान लो आपके पास जगह ज्यादा नहीं है तो आपको इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में कोमा कोमा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने कोर्स मेघालय में बांस की नालियां कोमा, दक्षिण बिहार के आयु नाली कोमा, राजस्थान के कुएं बावड़ियां कोमा, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नौला, नौला सुना आपने वर्ड से? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है। नोला जल संचयन की पारंपरिक तकनीक का उदाहरण है। नोला भूगर्भ जल संचयन की विधि है जिसमें भूगर्भ जल हेतु धरातल पत्थरों को ढांचा बनाकर जल संग्रह किया जाता है। मतलब अब आपको भी नहीं पता नोला, तो आप जब संस्कृति पढ़ोगे यहाँ की तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। लद्दाख में झील ये तकनीक है। तो ये जब ये किताबें आपको जो आप इंग्लिश की किताबें पढ़ते हो उससे एक अलग कुछ चीजें मिली। इसमें एक जैसे मैंने कल आपको बताया था कि वर्षा जल को संग्रह वही जहां बरसे जल बरसे, मतलब बहुत सारी कोटेशन इसमें से आपको मिलेंगी। और हरियाणा में हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी इसमें जिक्र है। कुछ चैप्टर है इसमें उन्होंने जो मैंने कहा था ना केस स्टडी, तो आप उसको केस स्टडी के तौर पे लिख सकते हो। जैसे इसमें जैसे जागरूकता प्रसार की रणनीति, जो आपका क्वेश्चन में आपसे ये ऐड करना हो कि कैसे हम जागरूकता फैलाएं। ठीक है, तो इसमें एडिंग्स हैं जैसे सोशल मीडिया है, पारंपरिक मीडिया है, शैक्षणिक संस्थान है, सामुदायिक संपर्क है, प्रोत्साहन पुरस्कार है, निजी क्षेत्र को शामिल करना, बड़े बड़े हस्तियों को शामिल करना, वार्ता की कहानियों को प्रचार करना। ठीक है, तो इन सब चीजों ये यहाँ से आपको नए नए पॉइंट मिलेंगे और डेटा मिलेंगे जो आपको आम किताबों में नहीं मिलेंगे। अब इसमें वन का भी आ गया है, वनीकरण से जल सुरक्षा वाले इसमें लिखा है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट बताई थी मैंने आपको कल, 2021 का डाटा कहता है देश की कुल वन का वृक्ष आच्छादन यानी फॉरेस्ट कवर 80.9 मिलियन हेक्टेयर, ये एरिया 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है 2021 के क्षेत्र की बात अगर आप की है तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर पे फॉरेस्ट कवर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। आज की डेट में 2021 के सर्वे के अनुसार जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 24.62% जो है वन। 2019 की जो आंकलन की तुलना में वृद्धि हुई, 2022 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, यानी कि 2019 से लेकर अब तक 2 सालों में बढ़ा। तो हमारा उससे केस स्टडी आई तो वो उसके बाद में इसमें एक केस स्टडी है, इसको तो आपको किताब को लेना ही पड़ेगा, आप देख लेंगे मिल जाएगी।
कोई देता नहीं, टंगी मिल रही चीज की है। तो इसमें एक तकनीक है सामुदायिक निक्षालन पिट, यानी कि कम्युनिटी पिट्स बनाए हैं। कम्युनिटी पिट्स का मतलब गड्ढे, सामुदायिक गड्ढे का मतलब क्या हुआ कि 10 घर हैं आपके, 10 घरों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और 10 घरों का पानी उस गड्ढे के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो किसी केस में नहीं लगे। महेंद्रगढ़ ये हमारा जिला है, नारनौल जो है जहां मैं रहने का, वहां पे गांव है, मैं तो भूल भाग गया गाँव, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल तहसील के डोंगली गांव में जो 224 घरों में 1680 लोग रहते हैं। यह गांव आरओ सिस्टम पर आधारित पेयजल की आपूर्ति से लैस है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था भी है। तो अधिकांश घरों की सुविधाओं के होने के बाद भी अनियमित रख रखाव के कारण नाली में अपशिष्ट जल के जाम होने की समस्या सामने आई। निचले इलाकों में गंदे पानी को फैलने और जल जमाव को कारण नए मच्छरों में प्रजनन की वृद्धि, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्रोत भी प्रदूषित हुए। इन प्रगति परिस्थितियों के लिए स्थानीय स्वयं सेवक, स्वयं सहायता मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया था ना, आपस में मिलकर इन्होंने सामुदायिक निक्षालन पट निर्माण किया। सामुदायिक निक्षालन पट ईंटों से निर्मित एक गड्ढा होता है जिसमें कई घरों के एक समूह के लिए सुविधाजनक स्थान पर बनाया जाए। ठीक है, तो आप जो है जब मान लो आप रेमेडीज लिख रहे हो ये क्या करना चाहिए, तब आप एक एग्जाम्पल दे सकते कि एक केस स्टडी के अनुसार ऐसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक डोंगली गांव, और इतना पूरा लंबा न लिख के आप लोग देख सकते हैं वहां पे जब जल भराव की समस्याओं से निपटने के लिए निक्षालन पट जो पिट्स हैं उनका निर्माण किया गया और उनसे इस समस्या का स्वयं सहायता ग्रुप की वजह से। तो आप जैसे ये तो जल संरक्षण में भी आ गया, अगर आपको कहीं स्वयं सहायता ग्रुप यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को के बारे में कुछ लिखना है, वहां भी इसको लिख सकते हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपने जो प्रयासों से उस गांव में जल भराव की जो स्थिति है उसे निपटने के लिए लिखा। तो आपके पास ये चीजें मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया कि भाई स्वयं सहायता ग्रुप क्या होते हैं, इनमें जो रूरल डेवलपमेंट है, महिलाओं का विकास में इसकी योगदान पर चर्चा की गई, ये आ गया। तो आप इस तरह की चीजें वहां लिख सकते हो। किसी फॉरेस्ट में अगरबत्ती उद्योग से लेंगे, एक फॉरेस्ट बीड़ी बनाने के जो कारखाने हैं, पत्ते इकट्ठे करने के कारखाने हैं, और बहुत सारी जगह हैं जहां बहुत सारी महिलाएं 15-20 महिलाएं मिलकर उद्योग लगाती हैं और उन्होंने उस एरिया में अपना भी उद्धार किया और बाकी लोगों को उद्धार किया। तो जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की लिखोगे तो फिर आपको हेडिंग्स बना दो, भाई आर्थिक क्षेत्र में क्या किया, सामाजिक क्षेत्र में क्या किया, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या किया। समझे मेरी बात? जब आप पर्यावरण की बात आए तो आप ये चीजें लिख सकते हो, क्योंकि जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आती है तो उसको मुख्य मुद्दा आर्थिक क्षेत्र आता है। लेकिन ये आम बच्चा लिखेगा, तो जिस बच्चे को वास्तव में समझ होगी, भले ही वो 2-2 लाइन आर्थिक पे ज्यादा महत्व दे, सामाजिक पे 2 लाइन लिखते। सामाजिक जैसे मान लो अगर 10 लेडीज 15 लेडीज मिलकर काम कर रही हैं तो 10 परिवार आपस में जुड़े कि ना जुड़े, यस और नॉट। 10 महिलाएं आपस में मिलकर काम कर रही हैं, 10 परिवार आपस में जुड़े, उनमें एक दूसरे के साथ टीम वर्क की जो भावना है और साथ काम करने की सामंजस्य की भावना है, उस गांव का माहौल उससे ठीक होता है, उन परिवारों के लोग सीखते हैं, एक सामाजिक प्रभाव पड़ा है। एक टीम वर्क जो हम सोचते हैं कि टीम वर्क, जिसे कई बार लिखते हैं कि व्हाट्सएप पे बहुत लिखते हैं कि बहुत आगे चलना है तो साथ लेके चलो, ऐसे लिखते हैं ना। और बिल्कुल ऐसे तो जो उस बंदे ने लिया और चेक दिया, भले उस पर उसने अपनी जिंदगी में कभी भी बहुत सारे लोगों में पढ़ता हूँ तो उनकी प्रकृति उसको ठीक विपरीत होती है। बहुत सारे ऐसी टीचर्स हैं हमारे यहाँ
सुबह से शाम तक भगवान का और लगाती हैं और एक भी क्लास लेनी ना और कोई काम करना ना, और कुल मिला के शोषण देश का बच्चों का। और वो श्री कृष्ण से चाहती हैं कि उनके घर में खुशियां रहें। कैसे है कृष्ण कहां से लाते? कृष्ण को भी इस दुनिया में सारी मशक्कतें करनी पड़ी और जाके वो रह पाया धरती को। तो धरती में जो आ गया उसको करने पड़े। तो कभी कुछ सोचता हूँ कि इनका दिमाग कहाँ चला है? जो तुम्हें करना चाहिए वो करो ना, जब सब अपने आप ठीक रहेंगे। जब आपकी लाइफ में आप सब चीज ठीक करना शुरू कर दोगे, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप सारे दिन काम चोरी करके बकवास करके बच्चों का नुकसान करके, और शाम को अगर आपने 100 क्लास को मंदिर को टच कर भी दिए ऐसे घुमा के, तो पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी मतलब वो है धार्मिक प्रवृत्ति की, तो ऐसे ऐसे लोगों को तो इस जन्म में कहीं कई जन्मों में शांति मिलेगी। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं मेरे यहाँ पे जो 2.25 लाख रुपए लेती हैं और 2.25 पैसे करते हैं। आई एम वेरी पेनफुल हार्ट से कुछ क्या भी नहीं जा सकता। क्या दो बोला अगर एक बड़ी होता है बिजनेस सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस ना, तो वो किसी से रिलेटेड है, मतलब कुछ ऐसे बिलीव होते हैं लोग के। सुपरस्टिशियस तो अलग चीज। सुपरस्टिशियस तो ये होता है कि जैसे मान लो बिल्ली रास्ता काट गई, आप रास्ते में जा रहे हैं, जिसे सचिन भी करता है। जैसे वर्ल्ड कप में 2011 का जब मैच चल रहा, एक चौका लग गया तो सचिन ने सहवाग को पास उठाया, एक चौका और लग गया, बोला यही बैठ। उसका किट बॉक्स होता है सचिन का, उसमें उसमें भगवान की फोटो वगैरह लगा वो ऐसे। तो सहवाग तो हरियाणा का है ना, तो वो सब बता देता है। तो बहुत सारे क्लिप्स आती है, मैंने देखा, मैं सुनता हूँ सहवाग को, भाई अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई मतलब मुझे उसमें टॉयलेट भी आ रही थी, तो सचिन ने कहा कि नहीं कुछ भी चीज सब कुछ यही कर ले, लेकिन यहाँ से खड़ा नहीं जब तक मतलब। उन्होंने बोला वो पहला मैच था जो हमने लाइव नहीं देखा वहां होते हुए, बोले यहाँ से नहीं खड़ा होना है, और जब तक पूरा मैच न जीते तब तक मतलब सहवाग और सचिन उसी स्थिति में रहे। हम भी कई बार करते जैसे मान लो लग गया और मेरा पैर सीधा है और रिमोट ये हाथ, कई बार पैर थकने को थक जाता था, लेकिन हम उसको मोड़ दे रहे थे। सही से ब्लैक बिलीव होता है ना, मतलब कुछ लोगों की पहले से उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा कि वो इस तरह से कर रहे हैं, तो उन्हें देख के ये भी करना शुरू कर देते हैं। ये मेरे फादर तो कभी मतलब ऐसे पैर से बैठे हैं और चौका लग गया तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ये मेरा अपना ना, जैसे खुद जैसे मैं उसी तरह जुड़ जाता हूँ, जुड़ गया हूँ मैं कि जैसे मान लो ये जो टॉयलेट वाली कहानी कभी हम लोग भी होती है, मैच चल रहा होता है और हमें लगता है कि अगर उठने गए तो सब, मैं ऐसा लगता है उस समय कि मेरे उठते भी गिरेगी। और कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। ये है सुपरस्टिशन। नहीं नहीं, उसमें उसमें देखो एक किताब है, आपको सबको पढ़ना चाहिए, नोवेल है एल्केमिस्ट, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। द एल्केमिस्ट नोवेल है, अच्छा है। और बोलो भाई इसमें शाहरुख खान की ओम शांति ओम फिल्म का जो डायलॉग है कि हम अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है, वो इसी नोवेल से। द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट वो लोग होते हैं जो नेचर के साइन को पढ़ते हैं, जैसे पंडित जी होते हैं, उनका होता है ना कि कुछ लोग पानी बताने वाले होते हैं, कि उनको लाएंगे 1,500 रुपए दे के और फिर वो पूरा सर्वे करेगा और कहीं नारियल रखेगा, कहीं नींबू रखेगा, कहीं कुछ करेगा, उसके अपने पर्सनल जो चीजें हैं। और वो कुछ नहीं करेगा तो उसको सोचेगा इसमें कुछ है नहीं इसके पास, कुछ चीज को करनी पड़ती है।
ये सब मतलब एक तरीके से चांसिंग वाले हो, और उसने नारे ले जाके ये रख दिया। और फिर पूरा वहां रहने वाला कोई भी आदमी ये नहीं कह पाता कि इससे 1 इंची इधर उधर भी बोरिंग तो होनी चाहिए। तो अगर 10 में से 6 बार पानी निकली है तो फेमस हो जाएगा वो। तो जितने भी ये भरोसे वक्ता होते हैं, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट टाइप लोग होते हैं, तो आपकी शक्ल को देख को लगता है घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं, और आर्थिक परेशानी किसी को भी क्या दो तो ऑलमोस्ट 99.9 पे चल जाएगा ये। नहीं, तो ये 2-4 चीजें वैसे हो जाती हैं। तो ये जो स्टोरी तो उस किताब में जो एल्केमिस्ट होते हैं, जो नेचर के साइन को पढ़ने वाले लोग, जो नेचर क्या कह रही है, जिसे कुत्ते बुरी तरह रो रहे हैं कि बिल्ली बहुत भयंकर तेज रो रही, तो आपकी मम्मी या आपके फादर आपको कहेंगे यार हमें बहुत बुरा लगा, सबको लगता है कि यहाँ चले जाए। या बिल्ली मान लो आपके घर की छत पे आके और मान लो रोने लगे, या गाय बहुत बहुत तेज तेज आपकी गाय बंधी हुई बहुत तेज तेज रमा रही। तो ये मानते हैं कि जो पशु पक्षी वगैरह जो होते हैं इनके पास कुछ ऐसी अदर से चीजें होती है जो इन चीजों को नेचर की किसी घटना को ये पहचान। बिल्ली या कोई भी कहीं घोड़ा भी आता है या कोई चीजें आती है, उससे मेरा भी एक सोचने की प्रक्रिया यही है कि शायद नेचर कह रही है कि कोई इवेंट होने वाला है। अगर आप वहां एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाओगे तो आपके साथ होगा। तो अगर आपने 2 सेकंड का भी आपने गैप दे दिया तो हो सकता है कि वो चीज कल कि नेचर आपको कह रहे कोई थोड़ा सा समझ लो यहाँ इतना यहाँ से हो सकता है ये सब चीज, क्योंकि ये सब चीजें जितने बिलीव्स हैं ये इनके सैंपल साइज बहुत बड़े होते हैं, मतलब हजारों लाखों आदमी। जैसे इंग्लिश में प्रोवर्ब है, नेवर ट्रस्ट लीड। प्रोवर्ब समझते मुहावरे, ठीक है, ये तो इंडिया के नहीं है। नेवर ट्रस्ट लीड उन्होंने एक मुहावरा बनाया। अब 1000 आदमियों में से 90 आदमियों का 100 आदमियों का डाटा हो सकता है। ऐसे बहुत सारी प्रोवर्ब्स हैं जो आप गांव में कुछ जातियों के लोग बनाते हैं, इस जाति के लोग ऐसे, इस जाति के लोग एक कहावत से बना देते हैं, और हर जाति का दूसरी जाति के लिए बना हुआ है। ये मैंने देखा है, मानो यादव है तो दूसरी कास्ट वाले जो यादव घूमने करते हैं यादव के लिए कुछ कह देंगे, और वो जो यादव हो ब्राह्मणों के लिए तो एक दूसरों ने एक दूसरे की कहावतें बना रखी। इन कहावतों के जो पीछे जो एल्केमिस्ट आप जो पढ़ोगे तो एल्केमिस्ट एक चीज जो सीखने की है, तो एक चीज यही सीखने की है, अगर अगर आप किसी चीज को इंटेंशनली अगर आप पसंद करते हो तो वो चीज किसी न किसी रूप में कभी न कभी आपके जीवन में घटे। इसका जो इस कहानी का जो पात्र है उसको दुनिया घूमने का शौक होता है, मतलब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अगर घूमे तो उसके साथ ऐसे ऐसे घटनाएं घटती हैं कि उसको अपने आप जो है इंटरकॉन्टिनेंटल यात्रा करनी पड़ती है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की यात्रा करवा देती है घटनाएं। और उन घटनाओं का मकसद एक ही होता है कि उसको यात्रा करना, क्योंकि वो यात्रा करना चाहता है। तो आप जब आप इस एग्जाम के बारे में सोचो, अगर आप इसके एग्जाम के बारे में वास्तव में बहुत गहराई से सोचो, काफी चांस है कि ये एग्जाम आपके जीवन में उस चीज को लेके। कई बार बहुत सारे साधारण व्यक्ति आईएएस हो जाते हैं, कहीं भी उनकी इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होती है कि चीजें उनके हिसाब से बोलने शुरू हो। एक किताब और है, देखो पढ़ना आपको मौका मिले, द सीक्रेट। रहस्य, ये वो किताबें जो आपको लाइफ में पढ़नी चाहिए, इंटरव्यू से पहले या पूरे जीवन काल में कुछ किताबें हैं जो आपको पढ़नी, जैसे एल्केमिस्ट पढ़नी चाहिए,
जैसे आपका मन किया, आप थक गए, हम 10 पेज पढ़ लिए, 10 पेज पढ़ लिए, फिर 10 पेज पढ़ लिए, एक नोवेल है वो खत्म करना। द सीक्रेट और अल्केमिस्ट में एक दूसरे मिलते जुलते हैं। सीक्रेट में ये कहा गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने आपको बताया है कि आप जिन चीजों को ज्यादा सोचते हैं वो आपके जीवन में घटित होते हैं। जैसे मैं भगवान कभी लेट ना हो जाऊं, कभी लेट ना हो जाऊं, आप सोच क्या रहे हो कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन आप बोल क्या रहे हो उल्टा। रीजन में मेरी बात, आप ये सोच रहे हैं मैं तेज चलते हो ताकि मैं कभी लेट ना हो। थॉट क्या रहा है, लेट नहीं हो जाऊं, चल रहे हो तेज, यानी कि कहना ये चाहिए कि मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूं, ईश्वर जल्दी पहुंचा रही है। तो कुछ किताब में ये लिखा है आपको थॉट किस तरह से सोचना चाहिए, किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से सोचना है। कभी मैं फेल ना हो जाऊं उसके लिए बहुत मेहनत करता हूं, थॉट ये आ रहा है कभी फेल ना हो। तो अल्टीमेटली आपका थॉट जो है, वो बार बार जो चीज आप जिसको अट्रैक्ट करते हो वो फेलियर को कर रहे हैं। आपको उस थॉट पे ऐसे सोचना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है इसलिए पढ़ा। तो अब आप इमेजिनेशन पे क्या करो, सक्सेस पे। जैसे मैं कहूं कि भारत में स्त्रियों की सामाजिक दशा अच्छी नहीं है, मैं एक ही कहूं कि भारत में स्त्रियों की सामाजिक दशा को सुधारने की आवश्यकता। दोनों में क्या अंतर लग रहा है? भाई सुधारना, आप मैं आपसे कहूं कि आपको सुधारने की जरूरत है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप कमी, आपकी कमी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें बहुत लगेगा। मैं कहूँ तुम थोड़ा सुधारने की जरूरत है, तो तुम उतना बुरा नहीं लगेगा। इसलिए तो कुछ कमी है, इसे सुधारने की जरूरत है। तो आपको चीजों को कैसे सोचना है, वो बुक जो आपको कहती है कि आप जनरल जिंदगी में चीजों को कैसे सोचें, सोचने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। जो हमारे लोग सिखाते हैं उसकी बजाय जो समाज सिखाता है, उसके जो हमारे सोचने के तरीके हैं उन पर हमें काम करना चाहिए। ये दोनों किताबें, एक ही किताबें मैं बताता हूँ, 20-25 किताबें हैं इसकी, तो आपको पढ़नी चाहिए। द सीक्रेट आप पढ़ो, जब मर्जी मर्जी करे, अच्छी किताब है और इससे तुम्हें एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। जब आप कभी परेशान होंगे तो ये किताबें आपको काम करती है। ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति भी लगानी पड़ती है, विवेकानंद की तस्वीर भी रखनी पड़ती है, सबका एक तैयारी में सब होगा, सब आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स आपको खरीदनी है। ठीक है, अच्छी है। कुरुक्षेत्र ये जून की है, सतत विकासी कृषि। इसमें आपको इतने चीजें, इतने डाटा मिलेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं। वो तुम्हारी मर्जी है कि सोना चांदी लोहा तांबा सब मिक्स है, और आपको पहचानना आना चाहिए कि ये सोना है, ये चांदी है, ये लोहा है। ठीक है, इन किताबों में सब मिक्स है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इकोनॉमिक्स में है, इसमें ज्योग्राफी है, इसमें करंट अफेयर्स हैं, इसमें सब है, एवरीथिंग इज देयर। ये आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसे संभालते हैं। तो यार वो मैप मिट गया, गलती हुई। कल आप मुझे सब लोगों को भी मैं मैप देखूंगा। आपने 10-10 मैप इंडिया के बना, ठीक है, 10 मिनट्स, वो 10 मिनट्स इस टाइम, इससे ज्यादा नहीं कि कुछ लगे वो पूरे दिन। बढ़िया, ठीक ठाक ना, थोड़ा लंबा हो गया, यहाँ तक खत्म कर दो, श्रीलंका बना दो, नावल से भी है।
अब मैंने आपको, अब जब आप मैप बनाओ तो उसमें 2-3 कलर यूज करते हैं, ठीक है। एक कलर रेनफॉल के लिए यूज करना है। ये लाइनें मिल जाएंगे आपको रेनफॉल की, कि यहाँ पे कितनी कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, जाते जाते यहाँ पे कितनी बच जाती है, इधर से इधर कितनी सेंटीमीटर बरसात, यहाँ से यहाँ मेघालय में जाएंगे उसको। तो एक तो आपको रेनफॉल का पैटर्न उसमें बनाना एक पेन से, ठीक है। एक एक लाइन बना लो, चाहे एक लाइन से ही बना लेना, रेनफॉल का एक लाइन बनाना, ठीक है। एक लाइन बनानी टेम्परेचर की, एक पेन से, उसी के साथ साथ, ठीक है। इधर से इधर जाते हुए टेम्परेचर में क्या वेरिएशन होती है, इधर से इधर टेम्परेचर में क्या वेरिएशन, ठीक है। इधर से इधर टेम्परेचर में क्या वेरिएशन, ठीक है। तीसरा आपको इसके अंदर सॉइल, जैसे यहाँ की जो सॉइल्स हैं, ये माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। ये जो एरिया है, इसमें कुछ एरिया पंजाब, हरियाणा, वेस्ट, उत्तर प्रदेश और आसाम तक, ठीक है। ये कैसी सॉइल है, एल्यूमिनियम सॉइल। ये गंगेटिक, ये प्लेन्स क्या है, ज्योग्राफी के हिसाब से ये एरिया क्या है, प्लेन्स। ये माउंटेन्स हैं और ये प्लेन्स। जब आप जब ये करते हो, आप ये भी ध्यान देखना कि प्लेन्स जो है कितने तो लंबे हैं, और इनकी चौड़ाई इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है। तो आपको पता लगेगा कि नॉर्थ वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो मैदान सफेद संकरे होते चले। हमने ये चीज भी आपको दिमाग में होना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट में पंजाब हरियाणा में प्लेन्स जो है वाइड है, और जैसे जैसे उधर जाएंगे ईस्ट की तरफ जाएंगे, उनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कम होती चली। अब जब इसको जब पढ़ोगे तो इसमें मैदान में भी 3-4 टाइप के हैं, बांगर, भाबर, तराई, ये जो चीजें हैं, और ज्योग्राफी में एक साथ सब कुछ लेके चलो। आपका ये कौन सा एरिया है, जो माता का वाला एरिया है, ये बांगर वाला, जिसमें जो नदी है वो दिखती नहीं, वो पत्थरों के ढेरों के नीचे चलती है। तो ये जो प्लेन्स है, ओल्ड प्लेन्स होते हैं, न्यू प्लेन्स होते हैं। ओल्ड प्लेन का मतलब क्या होता है, जो बहुत पहले परमानेंट बन गए, और नदी हर टाइम, हर वर्ष, हर 2-4 वर्ष में एक नया लैंड फॉर्म बना देती है, नई मिट्टी बह के लाती है, वो न्यू एलिमेंट प्लेन्स होते हैं। पुराने जो तो हम भांबर होते हैं। उसका कारण क्या है कि रिवर्स अपना कोर्स बदलती है, डायरेक्शन बदलती है। आज जहां आप यमुना बह रही है, 1000 साल पहले इधर थोड़ी बहती। तो रिवर्स जो है अपना डायरेक्शन, अपना कोर्स बदलती है।
ये सारा जो एरिया है यहाँ पे सोइल कैसी है? सैंड सोइल, हार्ड डेजर्ट है, गुजरात है, राजस्थान का हिस्सा है, कुछ कुछ गुजरात का हिस्सा है। ये यहाँ पे मोस्टली जो सोइल से कैसी है? रेतीली मिट्टी है। ठीक है, ये जो केरला वाला रीजन, केरल यहाँ पे है सर। यहाँ पे लेटराइट सोइल्स है, लेटराइट सोइल्स है। यहाँ पे भी प्लेन्स हैं, इनको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये ऐसे ही है जैसे असम के कोस्टल प्लेन्स, असम के जो प्लेन्स है, पहाड़ों के और लैंड के बीच में एक जगह है जहां पे जो तमिलनाडु वाला एरिया है, इधर कर्नाटका और उड़ीसा वाला जो रीजन है, ये जो रीजन्स हैं, इनमें चावल, कपास, गन्ना, इनकी बहुत अच्छी खेती। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़े हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है थोड़े संकरे, यानी कि वेस्टर्न साइड में पहाड़ ज्यादा है कोस्ट में। इधर जो है ईस्ट को जो पूर्वी जो तट है, उनके जो मैदान, पूरे तटीय मैदान जो होते हैं, ये ज्यादा चौड़े हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं बिल्कुल कंटिन्यूअस है। यहाँ की पहाड़ियां जो है बीच बीच में डाइसेक्टेड है, जगह है बीच बीच में। तो इन यहाँ की जो मिट्टी है वो एलुवियल सोइल्स, प्लेन्स की जो सोइल्स है वो एलुवियल सोइल, और ये अच्छी खेती होगी। महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र यहाँ पे है, कुछ गुजरात का हिस्सा। यहाँ की सोइल कैसी है? ब्लैक सोइल्स, काली मिट्टी जाता है। और बाकी जो आपका मध्य प्रदेश है, काफी सारे ब्राउन सोइल्स के हैं। मध्य प्रदेश कुछ हिस्सा ब्लैक, हल्का सा ब्लैक भी है। जो मुख्य मिट्टी है हमारी, दो ही मिट्टी है मुख्य। एक तो दोमट मिट्टी जो एलुवियल सोइल है, एक ब्लैक सोइल्स। ये दो ही ऐसी मिट्टी है जो प्रोडक्शन करती है, बाकी सारी मिट्टी तो बस खाना पूर्ति के लिए है। जो ब्लैक सोइल्स हैं वो कॉटन होता है, इसमें क्या होता है? कपास। ब्लैक सोइल किसके लिए अच्छी है? कपास के लिए अच्छी है। और एलुवियल सोइल किसके लिए अच्छी है? अनाज के लिए, गेहूं, चावल। इसमें एक चैप्टर है जो तुम्हें अच्छे से करना है, मोटे अनाज। मोटे अनाज पे सवाल आएगा ही आएगा, हर सूरत में आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2021 साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, मिलेट्स क्या होता है? मोटे अनाज, जिसमें चना है, बाजरा है, ज्वार है। अब जो G20 हुआ था, इसमें भी जितनी भी डिसीज थी वो इन्हीं से बनाई थी, मोटे अनाजों से।
तो आप लोग भी जो है ना, अब शुरू कर दो, ज्वार, रागी, बाजरा, इनकी रोटी खाना। वैसे सेहत के लिए अच्छी है। जीवन में बीमारियां, गेहूं की रोटी से बीमारियां बहुत होती हैं। तो अगर आपने मोटे अनाज खाना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया तो वो ठीक है। महाराष्ट्र में है मिक्स मिक्स मल्टीग्रेन आटा बाबा जो है 70 रुपए किलो बेचता है, इतना इतना सा मिला के। तो आप जब 10 किलो गेहूं लो, उसमें 1 किलो चना डलवा लो, 1 किलो रागी डलवा लो, आधा किलो थोड़े चावल मत डलो, जो किलो जो ठीक है, थोड़े जवार डलवा लो, मिक्स करके उसको बनवाया। बच्चे नहीं खाते आजकल के, ये प्रॉब्लम है। आप में से भी बहुत सारी मम्मी कहीं हमारी लड़की दूध नहीं खाती है ना, बड़ा शौक से बताते हैं ना, हमारी लड़की तो दूध को मुंह ही नहीं लगा, होता है ना। जब तुम्हें किसी चीज को ना खाने का मन करे तो तुम लोगों के बारे में सोचो जो आज भी तुम्हारे लिए हमारे घर में भी होता है। बालों में कुछ घूमते रहो, बेटा सेब खा ले, केला खा ले, बादाम खा ले, लेकिन हम कभी भी सोचते हैं गरीब वो भी है जिसका बहुत पैसा है लेकिन वो यूज नहीं कर पाता, तो वो तो है जिसके पास नहीं है। तो जिनको मिलता है वो नहीं खाते, और जिनको नहीं मिलता दोनों बराबर ही है। ये समझ मेरी बात। आजकल के बच्चे खाते नहीं है, और पहले मिलता नहीं था। पहले तो घर में आम आ जाते थे तो सब लोग एक एक को बांटते थे, और फिर ये वो तो भाई बहन कि अपना पहले खत्म हुई कोई चीज को अब साथ खाएंगे, ये होता ना। अब चीज पड़ी पड़ी सड़ जाती है, खाने वाले नहीं होते हैं, तो परिवार संयुक्त होते हैं, चीज भी आते तो बट बट के वो अच्छी भी लगती है तो ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स का बात है, प्रोडक्शन और सारे मतलब प्रोडक्शन पूरा चैप्टर है इसमें, इसको अच्छे से तैयार करना। ब्लैक सोइल की खासियत है कि इसमें कमी है। खासियत क्या? क्योंकि वाटर रिटेंशन पावर थोड़ी कम है। जब भी कोई किसान दिखाते हैं अखबार वाले, तो मिट्टी कैसे दिखाते हैं? ऐसे में दिखाते हैं बीच में छेद लाइनें होती है, नहीं दिखाते हैं। कोई तालाब सूख जाता है उसके बाद आपने देखा है उसमें ऐसे 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 मतलब बीच में जमीन जो फट जाती है मिट्टी। तो जब भी किसान सूखा पड़ता है तो अखबार वाले एक बाबा को बिठा के और इस तरह की जमीन की तरफ, तो ये ब्लैक सोयल जो होती है ये वाटर को बहुत ज्यादा लंबे समय तक रख नहीं सकती, इसलिए फट जाती है, और फटते ही सारा पानी उड़ जाता है। इनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, जिन रॉक्स पे बनती है, इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण ही इनका जो रंग होता है वो काला, ब्लैक। एल्यूमिनियम किससे बनती है? रिवर्स के वर्क द्वारा, अपरदन वर्क द्वारा। हजारों लाखों साल तक नदियां इरोजन कर करके जमा करती है। इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर्स को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक करती हैं, तब प्लेन बनता है। तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जो ये इंडिया है यही ओरिजिनल इंडिया है, बाकी तो बाद में नया बनाया है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी सी था जहां हिमालय था,
ठीक है। इधर यूरेशियन प्लेट थी, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर तरफ मूव कर रही थी, तो वहां पे टीपीसी जो है, टीपीसी के जो गंगा वगैरह है, इनसे पहले भी वहां पे नदियां हुआ करती, उन नदियों ने बहा बहा के वहां पे मलबा इकट्ठा कर रखा था टीपीसी के अंदर। और जब दोनों पेड़ आपस में टकराई तो सारा मलबा खड़ा हो गया, वही हिमालय हो गया, वही हिमालय हो गया। इसका मतलब ये भारत ही असली भारत, ये तो बात पे करना है। ठीक है। तो अगर एज की बात करें तो जो प्लेट्यूज हैं पठारीय भारत में, सबसे पुराना, उसके बाद हिमालय बना, उसके बाद मैदान, मैदान सबसे यंग। मैदान कैसे बने? इधर तक प्लेट्यू बन गया था, उधर हिमालय बन गया था, दोनों के बीच में बहुत गहरा खड्डा बन गया। फिर ये गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब सतलुज आई, इन्होंने ये इंडो गंगेटिक प्लेन से, तो प्लेन सबसे यंग, अरावली से ज्यादा एज किसकी है, सॉरी, सबसे नया, अरावली ज्यादा ओल्ड है एज कंपेयर टू हिमालय। तो अरावली है वो सबसे पुराना पर्वत है भारत, और जो हमारा हिमालय है वो नया है। जब आपको ये मिट्टियां पता चल जाएंगी, जब आपको ये रेनफॉल पता चल जाएगा, जब आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा, तो इन्हीं में ही एक पेन से आपको वन भी बनते। इसमें आपको तीनों चारों, आपको अलग अलग मैप बनाने की नहीं पड़ेगी, आप वो दोहराओगे तो तीनों चीजें एक साथ होंगी कि कहां पे कौन से टाइप के। और फिर जब वन बनाते हो, टेम्परेचर बनाते हो, तो इस एरिया को नहीं छोड़ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को, इन एरियाज को भारत में ही मानो। ठीक है। कल ये वन वाला मैं खत्म कर दूंगा पूरा, सारे एस्पेक्ट्स। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लिखने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत किस चीज की, समझने की जरूरत, और जितना आपके पास है उसको किस तरीके से आप लिखते हैं। ये सारे डेटा आपके पास होने चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मानसून पहले कहाँ और कब आता, मानसून वापस कब लौटता, सारी डेट्स। 1 जून को जो है मानसून जो है कहाँ आता है, केरला में, जो हमारा स्टार्टिंग पीरियड, और सितंबर एंड पे वापस लौटता है। अभी अब तो बारिश हो रही है ना, ये रिट्रीटिंग मानसून की हो रही है, वापस लौटते हुए मानसून की। जो बरसात अब होगी वो कैसे होगी, रिट्रीटिंग मानसून होगी, वापस जो लौटता हुआ मानसून होगा उस मानसून की बारिश। कल मुझे आपसे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आज इसमें वर्क कीजिए, सोचिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। और गूगल होने के बाद मुझे नहीं लगता किसी किताब की ज्यादा जरूरत। और ये दोनों मैगजीन्स जो है आप ले लो, ठीक है, और लेके इनको बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से पढ़ो, और इसमें से छटनी करनी है। ठीक है, क्या हमारे काम का है, और इन मैगजीन्स को रखना है फिर अपने पास। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा जब मैंने जो तुम्हें बताया है ना, ये पढ़ोगे तो सब चीजें अपने आप समझ में आती चलेंगी।
यहाँ पे अब मैडम आएगी ना आज? ठीक है, तुम लोग